नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पेटीएम की। पेटीएम को अगस्त 2010 में विजय शेखर शर्मा के द्वारा फॉर्म किया गया था। जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें बता देते हैं कि पेटीएम एक प्लेटफॉर्म है जो कि डिजिटल पेमेंट्स एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और नोटबंदी के बाद तो पेटीएम के क्या अच्छे दिन चल रहे थे। That Paytm. Paytm. 2, 1. 8 नवंबर 2021 को पेटीएम अपना आईपीओ लेकर आती है मार्केट में। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स फर्स्ट टाइम ऑफर करती है पब्लिक को तो उसे आईपीओ कहते हैं। तो जब पेटीएम अपना आईपीओ लेकर आई मार्केट में तो उसका प्राइस बैंड रेंज अगर आप देखें तो 2080 से लेकर 2150 तक था, जो कि काफी ज्यादा था। फिर भी लोगों ने पागलों की तरह इसके शेयर्स खरीदे। सोचा था यही है फ्यूचर ऑफ फिनटेक। पेटीएम ने 18,300 करोड़ के शेयर्स सेल किए थे, जिसे कि लार्जेस्ट पब्लिक इशू इन इंडियाज कॉर्पोरेट हिस्ट्री कहा जाता है। पेटीएम ने और विजय शेखर शर्मा ने इतिहास रचा था स्टॉक मार्केट में। आज वही पेटीएम के शेयर्स 400 रुपए के आसपास लड़खड़ा रहे हैं, जिसका प्राइस हर दिन गिरता ही जा रहा है। जहां तक फिनटेक की बात होती है तो सबसे पहले पेटीएम का नाम ही सामने आता है। जहां तक स्टार्टअप की बात होती है या पोस्टर बॉयज ऑफ स्टार्टअप की बात होती है तो विजय शेखर शर्मा का नाम ही आगे आता है, और आज ये दोनों ही डूब रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है पिछले कुछ दिनों में कि इतनी बड़ी क्राइसिस उत्पन्न हो गई है, जहां फ्यूचर ऑफ पेटीएम इज इन क्वेश्चन। नॉट ओनली पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जिसके ऊपर आरबीआई ने एकदम फांसी लगा दी है, बट ऑल्सो पेटीएम ओवरऑल एज अ कंपनी, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ चुका है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, कहीं ना कहीं हम लोग भी मिले हुए हैं। समझाता हूँ कैसे, लेकिन अगर आपको ये नहीं मालूम है तो जल्दी से बता देता हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या है और आरबीआई पेटीएम से इतनी खफा क्यों है, इतना गंभीर एक्शन क्यों लिया गया है। सीएनबीसी टीवी 18 ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट निकालकर ये बताया है कि आरबीआई ने ऐसा एक्शन इसलिए लिया है क्योंकि जो डिटेल्स आरबीआई ने नोटिस देकर पेटीएम से मांगी थी वो पेटीएम ने आरबीआई को नहीं सबमिट की। रिपोर्ट में ऐसा छपा है कि 35 करोड़ में से 31 करोड़ पेटीएम वॉलेट इनएक्टिव हैं, इनऑपरेटिव हैं। एक पैन को थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट से लिंक किया गया है और हजारों ऐसे पैन नंबर्स हैं जो कहीं 100 कहीं 1000 अकाउंट से लिंक हैं। केवाईसी के जो बेसिक प्रोसीजर्स होते हैं वो नहीं किए गए हैं। आजकल तो लोग फास्टैग में भी अपना केवाईसी करा रहे हैं और वहां पेटीएम अपने ही बैंक में ऐसे ऐसे लोगों के अकाउंट्स खुलवा कर बैठा है जिनका कि बेसिक केवाईसी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है, और जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स होते हैं उनकी वायलेशन हुई है। अब ये सब तो किया ही किया, उसके ऊपर खबर ये आ रही है कि जहां कंप्लायंस रिपोर्ट भरनी थी कि हाँ माना हमने गलती की थी और हमने अपनी गलतियों को सुधार लिया है, उस कंप्लायंस रिपोर्ट में भी झूठी डिटेल्स भरी हुई हैं। और साथ ही साथ पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस हैं वो आपस में मिले हुए हैं। मतलब ये कि विजय शेखर शर्मा की जो दूसरी कंपनीज हैं वो आपस में इतनी मिली हुई हैं कि बैंक्स को जो एक बेसिक लाइसेंस दिया जाता है उसकी वायलेशन हुई है। क्योंकि बैंक एक बहुत सीरियस बिजनेस होता है, लोगों का पैसा जमा होता है इन बैंक्स में, इसलिए इन बैंक्स को कुछ बेसिक नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं। जब आरबीआई ने ये सारी चीजें पाई, और अभी पता लगाते हैं कितने सालों में पाई, लेकिन जब आरबीआई ने ये सारी चीजें पाई तो 31 जनवरी 2024 की शाम को एक नोटिस आता है। लेकिन तब शायद लोगों को समझ नहीं आया था कि ये नोटिस सिर्फ एक नोटिस नहीं है, ये डेथ सेंटेंस है फॉर पेटीएम पेमेंट्स बैंक। क्योंकि बैंक को साफ साफ बोल दिया गया है कि 15 मार्च के बाद में आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, कोई डिपॉजिट नहीं डाल सकते हो, कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो, वॉलेट टॉपअप नहीं कर सकते हो, बिल पेमेंट नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो 15 मार्च के बाद। और ये 15 मार्च की जो डेट है वो भी एक्सटेंड होकर हुई है, क्योंकि पहले सिर्फ 29 फरवरी तक का ही टाइम दिया गया था। अब ये इतना इंटरेस्टिंग क्यों है और बहुत लोगों को बहुत सरप्राइजिंग क्यों लग रहा है, क्योंकि आरबीआई ने जब फंदा कसा और इतनी बुरी तरह से कसा कि इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिया गया है पेटीएम को। अब ये नहीं है कि अगर आप ये कंप्लायंसेस पूरी कर लेंगे तो हम आपको फिर से परमिशन दे देंगे, आपको लाइसेंस मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सवाल यह है कि आरबीआई ने ऐसा कदम लिया क्यों? क्या पेटीएम इतने बड़े तरीके से गिल्टी है कि आरबीआई को ये कदम लेना पड़ा? बहुत लोग तो कह रहे हैं ये कदम तो सिर्फ एक सेमीफाइनल कदम है, फाइनल कदम तो यह है कि पूरी की पूरी बैंकिंग लाइसेंस ही रद्द कर दी जाएगी। अभी बस लोगों को थोड़ा टाइम दिया गया है उनको उनका पैसा बाहर निकालने के लिए। तो सवाल ये उठता है क्या विजय शेखर शर्मा को मालूम था कि उसकी कंपनी गलत काम कर रही है?
और पेटीएम के बोर्ड मेंबर्स क्या कर रहे थे? क्या वो सिर्फ अपने कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स में बैठ के बड़ी बड़ी बातें ही कर रहे थे, या फिर इसमें कोई एक कॉर्पोरेट टेक ओवर का भी एक एंगल है जहां पेटीएम को सस्ते में खरीदने की कोशिश हो रही है? और हम लोगों को ये कैसे इम्पैक्ट करता है? इसमें हमारी कहां पर गलती है? क्योंकि हम जो लोगों को भगवान बनाकर बैठ जाते हैं और लगता है कि नहीं वो कहां गलत कर सकते हैं। समझते हैं कैसे। India Central Bank has dropped the hammer on Paytm Payments Bank. Stop onboarding new customers. पेटीएम पेमेंट बैंक को बड़ा झटका लगा है और पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक्शन कर लो। नो फर्दर डिपॉजिट्स और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। इट्स गेम ओवर फॉर पेटीएम। पेटीएम पर 50 रुपए प्राप्त हुए। सबसे पहले तो ये चीज क्लियर कर लेते हैं कि ये सडनली एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि आरबीआई ने उठकर सोचा कि चलो आज पेटीएम की क्लास लगाते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रॉब्लम्स उसके एग्जिस्टेंस के 1 साल के अंदर ही आना शुरू हो गए थे। 6 साल पहले बैंक बनी थी और उसके शुरू होते ही रूल्स की वॉयलेशन, डेटा ब्रीचेस, रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी शुरुआत से ही आना शुरू हो गई थी। सबसे पहली बार आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नोटिस भेजा था जून 2018 में। बैंक बने हुए 1 साल ही हुआ था और आरबीआई ने पाया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जो बैंकिंग लाइसेंस है, जो बेसिक कंडीशंस होती हैं, उन्हें वो वायलेट कर रहा है। डे एंड बैलेंस जो इनको मेंटेन करना होता था वो नहीं किया जा रहा था। जो इनको नो योर कस्टमर यानी केवाईसी गाइडलाइंस जो थी वो नहीं फॉलो करी जा रही थी। तो आरबीआई ने इसके रिस्पॉन्स में कहा कि ये सारी चीजें गलत हो रही हैं और हम आपको नए अकाउंट्स खोलने के लिए रोक रहे हैं। ये बैन 2018 में लगाया गया था पेटीएम के ऊपर। फिर जब पेटीएम ने एश्योरेंस दिया कि हम ये सारी चीजें सही कर रहे हैं, प्लीज गिव अस वन मोर चांस, तो दिसंबर 2018 में इन सारी बातों को कंसीडर किया गया और बैन हटा दिया गया। ये पहला स्ट्राइक था। अब आते हैं अक्टूबर 2021 में। इस बार आरबीआई ने पाया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने जो इन्फॉर्मेशन आरबीआई को जमा की है वो इन्फॉर्मेशन ही गलत है। तो इस बार आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे 1 करोड़ का फाइन लगा दिया। लेकिन फिर मार्च 2022 में आरबीआई देखती है कि टेक्नोलॉजी में लैप्सेस हैं, साइबर सिक्योरिटी का इन्होंने ध्यान नहीं रखा है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो कंप्लायंस होता है वो इन्होंने पूरी तरीके से नहीं करा है, इनके जो सर्वर्स हैं, इनका जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शेयर किया जा रहा है 197 के साथ, जो कि पेटीएम की पेरेंट कंपनी है। सारे के सारे सर्वर्स एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, लोग एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, जबकि ये चीज काफी क्लियर होती है कि बैंक एक बहुत ही सीरियस बिजनेस होता है, उसको एकदम सेपरेट अलग ओवरसाइट में रखना होता है। और इसलिए मार्च 2022 में आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर सुपरवाइजरी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया और एक्सटर्नल ऑडिट करने के लिए कहा गया। फिर अक्टूबर 2023 में एक और वार्निंग आती है। जब आरबीआई ने इस ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ा तो आरबीआई ने पाया कि इतनी सारी वार्निंग्स देने के बाद, इतने सारे फाइन्स लगाने के बाद कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया गया है पेटीएम बैंक के लूप होल्स को सही करने के लिए। तो फिर अक्टूबर 2023 में आरबीआई इस बार 5.39 करोड़ की पेनाल्टी लगाती है और इस बार भी पेनाल्टी लगाने के पीछे वही रीजन था कि केवाईसी नॉर्म्स एंड अदर कंप्लायंसेस फुलफिल नहीं की गई हैं। आरबीआई कहती है कि पेटीएम के जो बेनिफिशियल ओनर्स हैं वो आप क्लियर नहीं कर रहे हो, पे आउट ट्रांजैक्शंस कहां से हो रही हैं वो आप नहीं मॉनिटर कर रहे हो, कुछ पेटीएम अकाउंट्स में करोड़ में ट्रांजैक्शन चल रही हैं जो कि रेगुलेटरी सीलिंग से ऊपर था, और जब कोई साइबर इंसिडेंट होता था वो आरबीआई को रिपोर्ट नहीं किया जाता था, और जो इनका वीडियो बेस्ड कंज्यूमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होता है जिसे वीसीआईपी कहते हैं वो फॉलो नहीं किया जाता था। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, इतनी सारी वार्निंग्स देने के बाद, इतनी बार फाइन लगाए जाने के बाद तो कोई भी बिजनेसमैन होता है वो संभल जाता, या फिर कोई ऐसा बिजनेसमैन होता है जिसे लगता है कि उसे छुआ ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वो देश का नाम लेकर, फिनटेक का नाम लेकर, बैंकिंग का नाम लेकर, अपना पर्सनल स्टेचर दिखाकर ये सारी चीजें इग्नोर कर सकता है। लेकिन जब आरबीआई ने इस बार फंदा कसा तो उसने साफ साफ बोला है कि पेटीएम के पास ऐसे अकाउंट होल्डर्स हैं जिनका केवाईसी ही अप्रूव्ड नहीं है, उनका पैन वैलिडेशन फेल कर जाता है। हजारों ऐसे केसेस हैं जहां पैन नंबर उनका एक ही है और कुछ केसेस में तो एक ही पैन नंबर से हजारों अकाउंट्स लिंक हैं। टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन कुछ अकाउंट में तो करोड़ में है जिनका केवाईसी तक अप्रूव नहीं है, और इसी से मनी लॉन्ड्रिंग कंसर्न की बात सामने आई है। तो फिलहाल सरकार ने अभी ये बात तो साफ कर दी है कि इस पर अभी कोई लीगल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत सारे डोरमेंट अकाउंट्स भी मिले हैं जिनमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुए हैं। इन अकाउंट्स को म्यूल अकाउंट की तरह यूज किया जा सकता है फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ इलीगल मनी।
और जैसा कि मैंने एकदम शुरुआत में ही कहा था कि अगर पेटीएम के पास 35 करोड़ पेटीएम वॉलेट हैं, उसमें से 31 करोड़ इनऑपरेटिव हैं, तो ये पेटीएम की इकोनॉमी दिखाता है या देश की इकोनॉमी दिखाता है? सरकार ने इस पर यह कहा है कि ये सारी चीजें ये नहीं दिखाती हैं कि पेटीएम अपने आप में इनमें इन्वॉल्व है और पेटीएम के जो ओनर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज में। लेकिन उन्होंने अपने सिस्टम्स को ठीक से मेंटेन नहीं किया। उनके सिस्टम्स का यूज करके कोई भी इलीगल एक्टिविटीज कर सकता है। ये तो रही कंप्लायंस की बात। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेटीएम की कहानी इससे और आगे जाती है। पेटीएम के जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बिजनेस हैं, जो अदर कंपनीज हैं, उनके साथ डेटा शेयर किया जा रहा था, उनके साथ ह्यूमन रिसोर्स शेयर किया जा रहा था, उनके साथ सर्वर शेयर किए जा रहे थे, जो कि किसी भी बैंक में अलाउड नहीं हो सकता है। अब इससे ऑब्वियसली कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बहुत बात हो रही है। बहुत लोग इस पर लिख रहे हैं कि पेटीएम की बोर्ड क्या कर रही थी जब ये नोटिसेस आ रहे थे, जब ये फाइन्स लगाए जा रहे थे, तो पेटीएम की बोर्ड क्या कर रही थी? उसने इन नोटिसेस को सीरियसली क्यों नहीं लिया? कंपनी के बोर्ड का काम ही होता है इन वार्निंग्स को सीरियसली लेना और देखना कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। तो इस पूरे इंसिडेंट से एक बात तो साफ हो चुकी है कि ये जो बोर्ड की ड्यूटी होती है, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, जिस बात का ये लोग मोटा मोटा पैसा लेते हैं, ये लोग अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे। ये बस बैठ के देखते रहे और सोचा कि विजय शेखर शर्मा तो हैं ही, वो सब कुछ मेंटेन ही कर लेंगे, क्योंकि भैया की पहुंच तो बहुत बड़ी है, उनका स्टेचर तो बहुत बड़ा है। तो पेटीएम की मैनेजमेंट प्रॉब्लम में पहले से थी। ये बात तो साफ हो चुकी है कि ये इंसिडेंट कोई शॉकिंग इंसिडेंट नहीं है। आरबीआई ने पहले 4 बार नोटिस भेजा, उसके बाद जाकर ये बड़ा डिसीजन लिया है, जहां से अभी तो वापस निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो अब आगे जाकर क्या होगा? देखिए, एक चीज तो क्लियरली बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये बस एक समय दिया गया है, जिससे डिपॉजिटर अगले 1 महीने में, जो समय पहले 29 फरवरी तक का दिया गया था, उसे एक्सटेंड करके अब 15 मार्च तक कर दिया गया है। तो 15 मार्च तक जो भी अकाउंट होल्डर्स हैं, वो या तो अपने डिपॉजिटेड अमाउंट को इस्तेमाल कर लें, या उसे विड्रॉल कर लें, या उसे अपने किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लें, जिससे पैनिक ना क्रिएट हो जाए कि जो भी अकाउंट होल्डर्स थे, उनका जो भी पैसा है वो फंस गया। बट एज ऑफ नाउ 90 to 95% तो यही लग रहा है कि पेटीएम बैंकिंग जो एम्बिशन थी, कम से कम वो तो खत्म हो जाएगी। उसे ये लाइसेंस वापस मिलना बहुत मुश्किल है। अब सवाल आता है पेटीएम वॉलेट। तो पेटीएम वॉलेट को लेकर ऐसा कहा गया है कि उसमें जो भी अमाउंट है वो आप यूज कर सकते हो जब तक वो अमाउंट खत्म नहीं हो जाता। लेकिन 15 मार्च के बाद आप उसमें कोई भी अमाउंट ऐड नहीं कर पाओगे। और पेटीएम वॉलेट को बचाने का एक ही ऑप्शन है कि अगर कोई बैंक आ जाए जो उसको एक्वायर कर ले या उसके साथ अलायंस कर ले, जिसके थ्रू ये सारे ऑपरेशंस चल पाएं, तो पेटीएम ऐप की जो अदर सर्विसेज हैं बैंकिंग को छोड़कर, उन्हें यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई बैंक रेस्क्यू करने नहीं आया, तो इसका मतलब तो यही है कि ना आप उसमें कोई पैसा ऐड कर पाओगे, ना उसके थ्रू कोई ट्रांजैक्शन कर पाओगे, और वॉलेट भी खत्म हो जाएगा। दिसंबर 2023 के एंड तक पेटीएम के पास लगभग 4 करोड़ मर्चेंट बेस्ड टर्मिनल्स थे। तो बहुत बड़ा मार्केट है पेटीएम के पास, और पेटीएम के पास सिर्फ 15 मार्च तक का ही समय है, जिसमें कि या तो वो अपने QR कोड्स अपडेट करे, और उनमें से जो शॉपकीपर्स हैं जिनका पैसा पेटीएम के ही अकाउंट में जाता है, उनके अकाउंट को शिफ्ट करवाए। अब आप समझ ही सकते हो ये काफी लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है पेटीएम के लिए, जब कुछ ही हफ्तों में आपको इतने सारे पेटीएम मर्चेंट्स को किसी और बैंक में ट्रांसफर करना हो, और इतने सारे QR कोड्स को भी अपडेट करना हो। साफ सी बात है कि बहुत सारी ये जो दूसरी कंपनीज हैं, भारत पे, फोन पे, रेजर पे, इनको इस आपदा में एक बहुत बड़ा अवसर मिल जाएगा, और जो भी पेटीएम के मर्चेंट्स हैं वो दूसरे पेमेंट गेटवेज में शिफ्ट कर जाएंगे। अब ये सब जो पेटीएम में हो रहा है, इसके रिस्पॉन्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यही बोला है कि जहां तक बात है कस्टमर्स की, तो उनको बचाने के लिए ये लोग काम करेंगे, लेकिन ये लोग पेटीएम को रेस्क्यू नहीं कर रहे हैं। जैसा कि यस बैंक के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन माउंट हुआ था, वैसा कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं माउंट होने वाला है पेटीएम के लिए। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ रही है। पहले तो पेटीएम को ये देखना होगा कि पेटीएम वॉलेट में जो लोगों के 3 से 4 हजार करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, वो आसानी से उन लोगों को मिल पाए। और अगर पेटीएम ने ये पैसा कहीं और डिप्लॉय कर रखा है, तो वहां पर भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के लिए अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उनका पैसा सेफ है या नहीं है। उसके बाद पेटीएम को ये देखना पड़ेगा कि क्या वो किसी के साथ टाई अप कर सकती है, और यही सवाल आता है कि क्या पेटीएम अब खत्म हो जाएगी, एंड ऑफ द रोड है, या उसका टाई अप किसी और बैंक के साथ हो सकता है। विजय शेखर शर्मा को पोस्टर बॉय ऑफ इंडियाज फिनटेक बूम बोला जाता है।
उनका एक सपना था कि अली पे की तरह वो भी एक मोबाइल मार्केट प्लेस बनाएंगे जहां पेमेंट बिजनेस तो चले ही चले, लेकिन उसके साथ साथ वो माचिस की डिबिया से लेकर 4 पहिया गाड़ी तक भी बेच पाए। इसीलिए पेटीएम मॉल भी बनाया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली पेटीएम मॉल तो पहले ही कोलैप्स कर गया था और अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी चला गया। अब पेटीएम के पास बस कोर पेमेंट बिजनेस जो है पेटीएम वो ही बचा हुआ है। तो क्या रिएक्शन था इस पे विजय शेखर शर्मा VSS का, वही जो आजकल हर दूसरे बिजनेसमैन का होता है। जब आरबीआई की ये फटकार आई, जब पब्लिकली ये सारी बातें सामने आई, तो यही कहा गया कि देखिए हम तो देश के लिए काम कर रहे हैं, देश को आगे रखो, झंडे को आगे रखो, हम उसके पीछे छिप जाएंगे। ट्वीट में क्या कहते हैं, I am with every Paytm team member. Salute to you for your relentless support. For every challenge there is a solution and we are sincerely committed to serve our nation in full compliance. अरे भैया, नेशन की सर्विस तो बाद में करोगे, पहले जो आरबीआई के नॉर्म्स थे उन्हीं की सर्विस कर लेते तो आज ये झंडे के पीछे, भारत माँ के पीछे छिपने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले तो पेटीएम काफी कॉन्फिडेंट था, उन्होंने कहा नहीं हम अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज, लोन डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटी ब्रोकिंग ये सारे कंटिन्यू रखेंगे, इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और हमारे जो ऑफलाइन मर्चेंट पेमेंट नेटवर्क ऑफरिंग्स हैं लाइक पेटीएम QR, पेटीएम साउंड बॉक्स, पेटीएम कार्ड मशीन, ये सब ठीक ठाक चलेंगे। हाँ, कुछ 500-600 करोड़ का हमारा लॉस होगा, बट वी विल कंटिन्यू। ये एक स्पीड बम्प है, विजय शेखर शर्मा ने कहा। उन्होंने एम्प्लॉयज से बात करते हुए ये भी कहा कि देखिए हम आरबीआई के साथ काम कर रहे हैं, हम कंप्लायंसेस फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम दूसरे बैंकिंग पार्टनर्स भी ढूंढ रहे हैं। कुल मिला के एक कॉन्फिडेंट और रीएश्योरिंग टोन लेने की कोशिश करी और कहा कि किसी भी एम्प्लॉय को निकाला नहीं जाएगा, विच इज गुड। लेकिन अब धीरे धीरे वो जो कॉन्फिडेंस था जो शुरू के 3-4 दिनों में दिखा था, वो धीरे धीरे स्लिप होते दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जिसे CAIT भी कहा जाता है, उसने एक एडवाइजरी नोटिस इशू किया 4 फरवरी को कि देखो आपका जो बिजनेस है उसे आप पेटीएम से शिफ्ट करके किसी और एप्लीकेशन पर स्विच कर लो, नहीं तो आपका घाटा हो सकता है। अगर आप 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड या फिर पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है उसकी बात करें तो वो हर दिन शेयर मार्केट में लोअर सर्किट ही हिट कर रही है। 20%, 10%, ओवरऑल 50% से भी ज्यादा डाउन हो चुके हैं उसके शेयर प्राइसेस। लाइफ टाइम लोस के आसपास आ चुकी है ये शेयर प्राइस। तो स्टॉक मार्केट को भी एडजस्ट करना पड़ा, उसे भी सर्किट ब्रेकर लगाने पड़े। अब इसमें आती है एक इंटरेस्टिंग चीज, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स मंडे को 15% स्पाइक मारे। क्यों? क्योंकि मार्केट में अफवाह है कि HDFC बैंक और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज साथ में मिलकर पेटीएम वॉलेट के बिजनेस को एक्वायर कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि डील का टाइम तो बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे ही पेटीएम नीचे गया उसे खरीदने के लिए कोई वहां बैठा हुआ है। इसमें अभी डिबेट है कि पेटीएम क्या अभी अपना वॉलेट बेच सकती है या नहीं। आरबीआई का क्लैम्प डाउन है, जब ये क्लैम्प डाउन हटेगा तब ये बिजनेस बिक सकता है या नहीं। तो इन सब में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा ये सारी चीजें सॉर्ट आउट होने में। उधर बैंक्स भी वेट कर रही हैं कि अब आरबीआई परमिशन दे ना दे, हम पेटीएम के साथ पार्टनर कर सकते हैं या नहीं टू टेक ओवर एज देयर मर्चेंट अकाउंट्स, क्योंकि इससे जो भी बैंक टेक ओवर करेगी उसे बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन ये भी देखना होगा कि केवाईसी अगर नहीं किया गया है तो जो भी बैंक इसे टेक ओवर करेगी उसे उन लाखों अकाउंट का फिर से री केवाईसी करना होगा, तो इसका कॉस्ट एनालिसिस उनको भी करना होगा। अब मैं इसमें ये सब क्यों कह रहा हूँ कि इसमें आपकी और मेरी भी गलती है। 1 साल के अंदर ही अंदर हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं, पहले अश्नीर ग्रोवर, फिर बायजू रविंद्रन और अब विजय शेखर शर्मा। इनके ऊपर हमें एपिसोड बनाना पड़ रहा है। ऊंची ऊंची महान महान हस्तियां जिन्हें लोग पूछते थे आज जमीन पर ध्वस्त हुए पड़े हैं। ना जाने कितने फंड मैनेजर्स हैं, ना जाने कितने लोग हैं जिन्होंने पेटीएम के आईपीओ में इन्वेस्ट किया था, फंसे पड़े हुए हैं, बुरी तरीके से लॉस लेकर बैठे हुए हैं। क्योंकि जब ये शेयर मार्केट में आया था आईपीओ में, तब लोगों ने सवाल उठाए थे कि इतना ज्यादा शेयर प्राइस कैसे है, ये जो 2000 रुपए आप पर शेयर मांग रहे हो इसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो। लेकिन तब कोई सवाल पूछे तो उसे गाली पड़ जाए, कोई सवाल पूछे तो वो एंटी इंडिया ग्रोथ स्टोरी है, कोई सवाल पूछे तो वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। मैं नीचे एक लिंक दे रहा हूँ कि CNBC में किस तरह से विजय शेखर शर्मा ने एक एंकर से बात की थी। उसने बस इतना पूछा था कि भाई आपका पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, आपका जो वैल्यूएशन है वो इतना हाई कैसे है, और कितनी बदतमीजी से विजय शेखर शर्मा ने उस एंकर से बात की थी। आप समझ सकते हैं कि लोग कितना एरोगेंट हो सकते हैं, और हम जब उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं तो उनकी एरोगेंस और बढ़ जाती है।
और पेटीएम हो या बायजूस, स्टोरी एक ही है अल्टीमेटली उनके कोलैप्स के पीछे, कि सबको चाहिए क्विक अननेचुरल ग्रोथ। बस हमें ग्रो करना है, किसी भी कॉस्ट पर बस हमें ग्रो करना है। और जो बाकी डायरेक्टर्स होते हैं, बाकी बोर्ड मेंबर्स होते हैं, उन्हें चुपचाप बैठा दिया जाता है, ये बोलकर कि हमें मत बताओ कैसे करना है, हमें मालूम है कौन से पॉलिटिकल तार कहाँ जुड़े हुए हैं, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना नाम यहाँ लगाओ, अपने साइन दो और चुपचाप बैठे रहो, हम अपने आप ही ग्रो करके दिखाएंगे। इसी को कहते हैं गॉड सिंड्रोम, क्योंकि होता क्या है, सक्सेस मिल जाती है अर्ली, उसके बाद लोग भी उनको भगवान मानने लग जाते हैं, फिर उनको यही लगता है कि ये लॉस हो तो छोटे मोटे लोगों के लिए होता है, वी आर अबव द लॉ। इसीलिए बायजूस साल ब साल अपना अकाउंटिंग ही ना डिक्लेयर करे, टैक्स रिटर्न ही ना फाइल करे और बोले कि नहीं सब अच्छा चल रहा है कंपनी के अंदर। अगर आप बायजूस की बात करें तो एडटेक में वही किंग था, अगर आप पेटीएम की बात करें तो फिनटेक में यही किंग था। आज देख लीजिए बायजूस और पेटीएम की क्या हालत है। बायजूस के ऊपर एक एपिसोड भी आ रहा है नेक्स्ट वीक, उसे भी देख लीजिएगा। कहीं ना कहीं ये हमारे ही देश को डैमेज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारी ही इकोनॉमी को डैमेज कर रहे हैं, लेकिन हम तो हाइप मारने लग जाते हैं। समीर अरोरा ने एक बहुत सही चीज बोली थी, अगेन उनको भी बहुत सारी गालियां पड़ी होंगी जब उन्होंने कहा था कि ये फिनटेक शिनटेक तो एक बबल है, क्योंकि अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हो, एक क्यूआर ही तो दिखा रहे हो। क्यूआर कोड दिखाकर आप जो पेमेंट सिस्टम है उसे थोड़ा सा कंफर्टेबल कर रहे हो, लेकिन इसका पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी क्या है कि आप उसी मर्चेंट को लोन दे रहे हो। ये जो हमारी एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, ये तो वैसे भी सालों से चली आ रही हैं, तो इसमें ऐसा नया क्या हो गया। कन्वीनियंस है, ठीक है, लेकिन इसको इतना रिवोल्यूशनरी बता देना कि इससे इकोनॉमी की कायाकल्प हो जाएगी। सुन लीजिएगा, वो लिंक भी नीचे दिया है। प्रॉब्लम यह है कि हम एक्सपर्ट्स की तो सुनते नहीं है ना, हम तो बस हाइप मारना चाहते हैं। 7 साल हो चुके हैं डिमोनिटाइजेशन के बाद और आज कैश इन सर्कुलेशन इन इकोनॉमी डबल हो चुकी है जो कि डिमोनिटाइजेशन के पहले थी। 35 लाख करोड़ है कैश इन सर्कुलेशन इन इकोनॉमी आज के टाइम पे। तो फिर किस चीज से कह रहे हो आप कि आपके पेमेंट से, आपके यूपीआई से देश की कायाकल्प हो जाएगी। कभी अपने आप से आपने ये क्वेश्चन पूछा है कि जैसे क्रेडिट कार्ड एक सिस्टम है, जैसे कैश एक सिस्टम है, वैसे यूपीआई भी पेमेंट का एक सिस्टम है, उसमें देश की कायाकल्प कैसे हो सकती है। लेकिन नहीं, हम तो हाइप में स्वयं हो जाएंगे। इसलिए बार बार मैं अपनी वीडियोस के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि हाइप पर इतना मत जाओ, खुद का पैसा ही खोकर बैठोगे। फॉल्स गॉड्स को वर्शिप मत करो, दिल ही टूटेगा। और ये जो गेट रिच क्विक गाइज होते हैं, ये देश को ही खराब नाम दे रहे हैं, देश को ही बदनाम कर रहे हैं, ये हमारे स्टार्टअप इंडस्ट्री को ही बदनाम कर रहे हैं। और जो लोग सवाल पूछें, आप उस टाइम भले मत एग्री करो, लेकिन कम से कम समझो तो कि आखिरकार सवाल पूछा क्यों जा रहा है। और जब इतना सुन ही रहे हो, मैं इतना बोल ही रहा हूँ, तो वो वाला भी 99% मत बनना। वही जो वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद।